आई, एओपी और बीओआई। अगेन हम लोग पर्सन के डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि पर्सन इंक्लूड्स और पर्सन मीन्स क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक सर, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस कर रहे हैं, इसके वेरियस टैक्स रेट्स। बोला सर वो तो आप बता रखे हैं हम लोग, है ना, वो बेसिक क्लास जो होती है टैक्स कंप्यूटेशन की, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो तो स्लैब रेट लगता है 2.5 लाख तक की छूट। नहीं, वहां हमने सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को फोकस किया। एओपी को टैक्स करने की टोटल 6 वेराइटीज है। एओपी को टैक्स करने की टोटल 6 वेराइटी है, 6 वेराइटीज। उसमें से एक वेराइटी है स्लैब रेट। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे एओपी और बीओआई में मेंबर्स होते हैं। एओपी कोई प्रॉफिट या बिजनेस अर्न कर रही है, उस पर एओपी टैक्स देगी और वो पैसा मेंबर के हाथ में बटेगा। सवाल यह है कि मेंबर उस पर टैक्स देगा या नहीं देगा। तो अगर एओपी टैक्स दे दे तो मेंबर नहीं देगा, और एओपी ना दे तो मेंबर को देना चाहिए। तो वही सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि कब एओपी देगा और कब मेंबर। और एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स मेथड, कि एग्रीकल्चर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्रीकल्चर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर की इनकम के कारण दूसरी इनकम पर टैक्स रेट हायर लग जाएगा। वैसा कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। सर, पर्सन इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि जब भी कंफ्यूजन हो, तुम ये मन में सोचना चाहते हो कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कौन, तो कौन है ये? अकाउंट्स का जॉइंट वेंचर। बेसिक क्लास में बताता हूं, लिख लो बगल में, जॉइंट वेंचर इन अकाउंट्स, जिसको हम इनकम टैक्स की क्लास में एओपी बोलते हैं, वो जॉइंट वेंचर है इन अकाउंट्स। यानी तुम जो अकाउंट में ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाते हो, ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसी ज्वाइंट वेंचर एंटिटी को इनकम टैक्स में एओपी बोल के रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और सर नाम में ही कुछ खास भी है, इसमें वर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बनते हैं। कहता है क्रिएशन क्रिएटेड बाय 2 और मोर पर्सन वॉलंटरली। एओपी हम और आप मिलके बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, लेकिन लॉ बनाता है कौन? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोर्ट का ऑर्डर हमें और तुम्हें किसी प्रॉपर्टी को ऑथराइज कर देगा कि इस प्रॉपर्टी को संभालो, इसके ओनर नहीं मिल रहे हैं, तो हम और आप क्या बन जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें मेंबर कोई भी हो सकता है, इसमें मेंबर इंडिविजुअल होते हैं। सर इसमें एक कॉमन पर्पस होता है, एक कॉमन एक्शन होता है। हम दोनों मिल के एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक्शन, बिल्डिंग बनाने की प्रॉफिट बांट लेंगे, जॉइंट वेंचर। तुम 70% मैं 30% के जॉइंट वेंचर में आते हैं, तुम पैसा लगा दो, मैं अपना दिमाग लगा देता हूं, मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो बोलता है सिर्फ इसमें पैसा रिसीव करने का पर्पस नहीं होता है, काम करना भी होता है, एक्शन भी इन्वॉल्व होता है इसमें, काम करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का सिर्फ मकसद क्या है? पैसा रिसीव करना दूसरे के बिहाफ में। क्यों? अभी बोला ना कि इस घर का मालिक नहीं मिल रहा है, कोर्ट ने हमें और तुम्हें क्या बना दिया है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जब तक मालिक नहीं मिल रहा है तब तक उस घर से मिलने वाली इनकम पर हम लोग टैक्स देते रहेंगे। जिस दिन मालिक मिल जाएगा उसको पैसा दे देंगे टैक्स काट के। तो सर इसीलिए बोला हुआ है कि बीओआई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, और एओपी खुद में एक एसएससी है, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। बट यस, एक चीज का और ध्यान रखना जो यहां लिखा हुआ है, ये एक सेक्शन है पीजीबीपी का। हालांकि पीजीबीपी चैप्टर में मैं इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करके यहीं एओपी की क्लास में ही डिस्कस करता हूं, छोटा सा सेक्शन है। पहले तो ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कोई भी चीज, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन बाय एओपी टू मेंबर्स आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। यानी एओपी का पीएनएल अकाउंट बन रहा था ज्वाइंट वेंचर का,
उसमें हमने डेबिट कर दिया। जॉइंट वेंचर, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं जॉइंट वेंचर की कैपेसिटी में, एओपी की कैपेसिटी में। अब हमने क्या किया, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो डेबिट कर देते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को बोनस दिया, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, सब हम पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं अकाउंट्स में। वैसे ही जॉइंट वेंचर में भी हमने अपने बिजनेस से सैलरी उठाई, बोनस उठाया, कैपिटल पे इंटरेस्ट उठाया, डेबिट हो गया। लेकिन जब इनकम टैक्स में आओगे तो आप उन सब किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं लोगे टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एओपी। एओपी का पीएनएल अकाउंट दिया हुआ होगा, उसमें मेंबर्स की सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन डेबिट होगा, आप एड बैक कर देना, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। बोला सर आप बताते हो जनरली अपनी क्लास में कि 12% तक का इंटरेस्ट हम दे सकते हैं पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को। हाँ, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 12% तक का इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन फर्म का है? नहीं, एओपी और मेंबर का है। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी देने को नहीं मिलेगा। सर रेंट दे सकते हो, अगर एओपी अपने मेंबर की प्रीमाइसेस को किराए पर लेकर बिजनेस चला रही है और उसके बदले मेंबर को किराया जा रहा है तो रेंट दे सकते हो, अलाउ हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट आ भी रहा है और जा भी रहा है। इंटरेस्ट आ भी रहा है मेंबर से और मेंबर को जा भी रहा है, तो पहले नेट कर लेना दोनों का। और फाइनली इंटरेस्ट जा रहा है तो अलाउ नहीं करना, डेबिट नहीं होगा, एड बैक कर देना। बोला सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दोगे? समझा देंगे। सर ये एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके अंदर दो मेंबर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो मेंबर हैं। एओपी का पीएनएल अकाउंट है, यहां पे नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए। उसके बदले इधर अंदर में गया हुए तो देखा कि टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट है। हमने अपने मेंबर को इंटरेस्ट दे रखा है, कोई भी रेट होगा कैपिटल वगैरह पे कुछ भी, तो दे रखा है 18,000 और 12,000। और फिर बाय में भी देखा पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट है, बाय में भी उनसे इंटरेस्ट ले रखा है। सर उनसे इंटरेस्ट कब लेते हैं? एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म में नहीं चार्ज करते हैं पार्टनर से इंटरेस्ट? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं? पार्टनर से इंटरेस्ट लेना कब? ड्रॉइंग्स, जितना परमिसेबल लिमिट था उससे ज्यादा तुमने पैसा विड्रॉ कर लिया अपनी फर्म से तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वैसे एओपी अपने मेंबर से इंटरेस्ट ले रहा भी है और दे भी रहा है, तो लिया कितना? तो मिस्टर ए से 14,000 और मिस्टर बी से भी 14,000। तो पहले पढ़े कि इंटरेस्ट तुम मेंबर को अगर दिए हो तो डिसअलाउ हो जाएगा, एड बैक कर देंगे, डेबिट नहीं कर पाएंगे। फिर बोलता है लिए भी हो और दिए भी हो तो नेट ऑफ करना, नेट अमाउंट डिसअलाउ कर देना, नेट अमाउंट डेबिट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट डिसअलाउ, इंटरेस्ट डेबिट नहीं होगा, डिसअलाउ, डिसअलाउ डेबिट करने नहीं देंगे, गलत डेबिट कर दिया है। मिस्टर ए के लिए कितना? तो 18,000 दिए, 14,000 लिए, नेट नेट 4,000 दिए, तो डिसअलाउ कितना? 4,000। और मिस्टर बी के लिए 12,000 दिए, 14,000 लिए, नेट नेट 2,000 आया है ना, गया तो कुछ भी नहीं ना, नील। फाइनली इनकम कितनी होगी? फाइनली पीजीबीपी की जो करेक्टेड इनकम है, किसकी? एओपी की, कितनी होगी? 1,04,000। डिसअलाउ कर दिया यानी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये इसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, ये सेक्शन ही कहता है क्या? 40BA के अंदर ये जो दो दो लाइन आपने पढ़ा, ये 2 लाइन पढ़ा और ये 2 लाइन पढ़ा, कहता है नेट अमाउंट डिसअलाउ करेंगे। वो भी कब? नेट अमाउंट जब आ रहा हो तो आने दो ना, जाने वाला अमाउंट क्या करना है? डिसअलाउ। तो यहां लिख दो रेफर क्लास एग्जांपल और इसे लिख लो, क्योंकि पैसा जा नहीं रहा है, आ रहा है बी से। 12,000 जा रहा है और 14,000 आ रहा है, तो नेट नेट 2,000 आ रहा है ना, तो फिर डिसअलाउ क्या करें? आया ही तो है, गया कहां है?
देने नहीं देंगे तो आ तो रहा है, इसीलिए डिसअलाउ कुछ भी नहीं होगा। एओपी की पीजीबीपी इनकम निकालते समय अगर एओपी ने अपने मेंबर को कोई इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है, सैलरी बोनस कमीशन दे रखा है, तो वो अलाउ नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आ भी रहा है पैसा, जा भी रहा है, तो नेट ऑफ कर देना और फाइनली उसी को एड बैक करना। डिसअलाउ डेबिट करने नहीं देंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगी। लिख लिया? एओपी मेंबर कौन कौन है लिखिए। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, या ए लिमिटेड बी लिमिटेड, कंपनी भी मेंबर हो सकती है। पीएनएल अकाउंट, सेल्स दे रखा है 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1.20, परचेज दे रखा है 3 लाख, सैलरी दे रखा है एम्प्लॉय को, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, इंटरेस्ट दे रखा है मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, और नेट प्रॉफिट दे रखा है। कहता है कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, और टोटल इनकम, कोई और इनकम तो है नहीं, जो पीजीबीपी आएगा वही क्या बन जाएगा, टोटल इनकम ऑफ एओपी। बस, और कोई डेटा नहीं है। 12 लाख का ये टोटल है, ये भी 12 लाख। अब माइनस करके बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। बाकी सब सही है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल सब सही है। खाली कहां कहां दिक्कत नजर आ रही है इस पीएनएल अकाउंट में? क्या ये पीएनएल अकाउंट सही है इनकम टैक्स की नजर में? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम टैक्स की नजर में सही है? कहां गलती नजर आ रही है?
सर ये सैलरी आपने गलत ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया। ऐड नहीं, माइनस और डेबिट। बोला सर ये इंटरेस्ट भी आपने गलत दे दिया, आप अपने मेंबर को सैलरी और इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो इसको ठीक कर लेंगे प्रेजेंटेशन में। बोलिए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है माइनस करके? 455 आ रहा है एक बच्चे का, सही है, 4,55,000। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर पीजीबीपी। सर पीएनएल अकाउंट फिर से नहीं बनाना है, मेरा फॉर्मेट देख लीजिए, अलग तरीके से बनता है। पता चला आपने अकाउंट्स के तरीके से एक नया पीएनएल अकाउंट बना दिया, वो नहीं करना है। 4,55,000 गलत वाली प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। क्या? सैलरी टू मेंबर्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन, क्या लिखा था सेक्शन 40BA। तो मिस्टर ए की सैलरी कितनी और मिस्टर बी की सैलरी कितनी? 80-40 जोड़ दीजिए, लिख लीजिए ये प्रेजेंटेशन। फिर से इंटरेस्ट टू मेंबर्स भी नहीं माइनस होगा। कितना कितना? 85। ये आ गया पीजीबीपी इनकम करेक्ट वाला। यही जीटीआई है, यही टोटल इनकम है, क्योंकि और कोई इनकम इसके पास है नहीं। इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। गलत इनकम सही बन गई नियम को फॉलो करके। कितना? 6 लाख। इस तरीके से हम गलत इनकम को ठीक करते हैं, चाहे वो पीजीबीपी की क्लास हो या फर्म की या एओपी बीओआई की। और भी डेटा हो सकता है। और भी डेटा इसमें हो सकता है। मैंने लिमिटेड डेटा दिया है, फोकस कर रहा हूं जो एओपी के कॉन्सेप्ट से उसको बताने का। पीजीबीपी की और एडजस्टमेंट्स इसमें हो सकती है। क्लोजिंग स्टॉक गलत है, ओपनिंग स्टॉक गलत है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्रिएटेड है, और 2-4 डेटा मिक्स किया जा सकता है। बोलो क्या पूछना चाहते हो? अकाउंट्स में क्या होता है, नया पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। इसमें जो प्रॉफिट दिया रहता है उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की तरह। हमेशा, चाहे क्वेश्चन पीजीबीपी का हो, फर्म का हो, एओपी का हो, या कहीं भी, हमेशा इस तरह का ही एडजस्टमेंट्स का प्रेजेंटेशन जाता है। हमने लॉ में क्या पढ़ा? एक एओपी अपना इनकम निकालते समय अपने मेंबर को सैलरी और इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन ना दे,
बट क्वेश्चन जो मैंने दिया उसमें दे रखा है, डेबिट कर रखा है, तो तुमको सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना है। पार्टनरशिप फर्म की क्लास में पढ़ते हैं कि 12% तक इंटरेस्ट दे सकते हैं और सैलरी भी दे सकते हैं पार्टनर्स को, बुक प्रॉफिट का परसेंटेज निकलता है, अलग है वो, मिक्स मत करना दोनों को। ये एओपी और मेंबर की क्लास चल रही है, इसमें टैक्स रेट जो पढ़ेंगे वो अलग है, यूनिक है। अब एग्जाम में जो पूछ दे उसमें से टोटल 6 वैरायटी है, लेकिन उस पर जाएंगे, पहले छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स तो करना सीख लें हम लोग। बोला सर एक एओपी है, बोला कितने एओपी हैं सर? एक एओपी है और इसमें 2 मेंबर है, लिखना छोड़ दो एक बार। इसमें मिस्टर ए मेंबर है, पैसा किसने लगा रखा है? मिस्टर ए ने, जो मेंबर है, और इधर पैसा ना बी की फैमिली ने लगा रखा है, एचईएफ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एओपी में मेंबर कोई भी बन सकता है, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचईएफ बन गया, क्या दिक्कत है? इसमें कर्ता कौन है? मिस्टर बी। अच्छा, पैसा किसने लगा रखा है? बी ने या बी की फैमिली ने? तो जो एओपी से इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह जो भी जाएगा वो, जब मान लो इंटरेस्ट की इनकम कैपिटल फैमिली ने लगा रखा है, तो इंटरेस्ट की इनकम भी किसको जाएगी? फैमिली को जाएगी। अब मिस्टर ए इज अ मेंबर इन, मिस्टर ए इज अ मेंबर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मिस्टर बी इज अ मेंबर, मेंबर ही तो जाएगा नाम देने के लिए एग्रीमेंट में, फैमिली तो पूरी उठ के जाएगी नहीं। मिस्टर बी इज अ मेंबर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। डन। तो सर एओपी में 2 लोग मेंबर दिख रहे हैं, कि ए एंड बी या ए एंड बी की फैमिली? ए एंड बी की फैमिली। लेकिन जो एओपी पैसे बांट रही थी इंटरेस्ट का, एओपी जो इंटरेस्ट का पैसा बांट रही थी, वो पैसा मिस्टर ए के पास भी गया, मिस्टर ए के पास भी गया इंटरेस्ट का पैसा, क्योंकि उसका कैपिटल था। ए की फैमिली के पास भी गया। बोला सर कैसे? क्योंकि ए की फैमिली ने भी एओपी में पैसा लगा रखा है। अरे मेरा कोचिंग चल रहा है, तुमने पैसा लगा रखा है, तो क्या मेरा भाई पैसा नहीं लगा सकता? मेरी कोचिंग अच्छी चल रही है, मुझे 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तुमने बोला सर हमसे ले लो ना, आपकी कोचिंग में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब दूसरे पैसा दे रहे हैं तो क्या अपने घर वाले नहीं दे सकते? तो जब ए का जो एओपी है, जिसमें ए मेंबर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाइम पे पैसा दे रहा है इंटरेस्ट का, तो थोड़ा पैसा ए ने क्या किया? बैंक से लोन लेने की जगह है, बोलो, अपनी फैमिली का पैसा भी लगा दिया। तो पैसा ए ने भी लगाया, मेंबर है, और पैसा उसकी फैमिली में भी लगाया। अच्छा, पैसा बी ने भी अपना लगा दिया, और बी की फैमिली तो लगाएगी ही लगाएगी, क्योंकि मेंबर तो फैमिली है। फैमिली ने पैसा लगाया और बी ऑफिस जाता था, करता बी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, तो एओपी के बिजनेस को देखता भी था। तो बोला यार इसमें तो अच्छा पैसा मेरे घर वालों ने लगा रखा है, मेरा पैसा, भाई साहब का पैसा, मम्मी पापा का पैसा, फैमिली का पैसा, ऐसा करते ना 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए हम अपना भी लगा देते हैं। लगा दिया एओपी में पैसा। तो मेंबर 2 ही लोग हैं, पैसा 4 लोगों ने लगा रखा है। मेंबर कौन कौन है? ए का एचईएफ नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन बी का एचईएफ है। अलाउ डिसअलाउ, किसको किसको इंटरेस्ट दे सकते हैं, अलाउ हो जाएगा, किसको किसको इंटरेस्ट देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, डेबिट नहीं कर पाएंगे। मेंबर को इंटरेस्ट देते हैं तो डेबिट नहीं कर पाएंगे, अभी दिखाया था, डिसअलाउ का मतलब डेबिट नहीं कर पाएंगे। बट तुमने इंटरेस्ट तो चारों को दे दिया है, पहला वाला डिसअलाउ, बाकी दोनों अलाउ। अलाउ यानी इनको इंटरेस्ट देंगे तो पीएनएल अकाउंट में माइनस हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले को डिसअलाउ। सर ये दोनों मेंबर नहीं है, और 40B यहां 40BA इज
नॉट एप्लीकेबल। 40B क्या मना करता है, किसी को भी इंटरेस्ट मत दो या मेंबर को मत दो, मेंबर तो दो ही है, चार नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इंडिविजुअल कैपेसिटी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। और ध्यान रखना सिर्फ यहां इंटरेस्ट की ही बात होती है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए है, इंटरेस्ट के लिए। सैलरी अगर रहे क्वेश्चन में तो बी को सैलरी देंगे, ऑब्वियसली बी की एचईएफ मेंबर है ना, सैलरी किसको देंगे, बी को। देखो देखो इधर देखो, बी का एचईएफ मेंबर है तो क्या पूरी फैमिली आएगी काम करने या बी आएगा, सैलरी देना है तो इधर ए को दूंगा उधर बी को दूंगा, बी ने मेहनत तो बी ने की है। सर सैलरी में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, अगर हम सैलरी किसको देंगे, सैलरी टू मिस्टर ए को दें तब भी डिसअलाउ। एचईएफ तो क्या सैलरी लेगा, सैलरी किसको देते, जो मेहनत करता है, मेहनत कौन कर रहा है, बी या बी का एचईएफ, बी। लेकिन हम वहां इंटरेस्ट जैसा बेनिफिट नहीं देंगे। अच्छा बी को इंटरेस्ट अलाउ हो गया ना, बी को इंटरेस्ट अलाउ हो गया, लेकिन जो ये नियम ऊपर पढ़ाया है इंडिविजुअल कैपेसिटी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ये सिर्फ इंटरेस्ट पर एप्लीकेबल होता है। सर सैलरी बोनस कमीशन जो देंगे चाहे ए को दो या बी को दो, फैमिली तो सैलरी लेगी नहीं ना, फैमिली ने तो पैसा लगाया है, सैलरी तो वही बंदा आएगा ना लेने के लिए जो काम कर रहा है फैमिली के बिहाफ में, यानी मिस्टर बी करता। सर सैलरी बोनस कमीशन रहेगा, हमेशा डिसअलाउ होगा, इंटरेस्ट अलाउ डिसअलाउ डिपेंड करता है कि आप मेरे मेंबर हैं या नहीं है। चार लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। सेम डिस्कशन फर्म की क्लास में भी होता है, सेम ऐसा डिस्कशन फर्म की क्लास में भी होता है। मान लो आप यहां पर पढ़ो और फिर बाद में भूल जाओ तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको फर्म में भी पढ़ना पड़ता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। लिखिए सैलरी बोनस कमीशन रहेगा तो हम डिसअलाउ कर देंगे, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिप्रेजेंटेटिव और इंडिविजुअल, ऑलवेज डिसअलाउ, ऑलवेज। सैलरी रहे, बोनस रहे, एटसेट्रा, इंटरेस्ट पे ही खाली ये कॉन्सेप्ट चलता है।
लिखा? चलिए, ये तो मोटा मोटी बात हो ही गई हमारे इंटरेस्ट की, सैलरी की, नेट करने की, 40 स्मॉल बी ए। ठीक है, ऐसे ही फर्म की बात होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन वहां पे थोड़े डिफरेंट नियम है। किसमें? 40 स्मॉल बी में, उसकी क्लास अलग रहती है, एओपी के साथ नहीं पढ़ते हैं उसको। प्लस एओपी का जो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया, ये वाला पीएनएल अकाउंट का, इसमें डेटा और ज्यादा हो जा सकते हैं, इसमें डेटा और ज्यादा हो सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स के लिए नोटिंग्स हो सकती हैं, तो वो सारे नोटिंग्स नॉर्मल सीखते हैं हम लोग पीजीबीपी की क्लास में। बाकी अभी हमारा फोकस क्या है, अगर एओपी बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट जानते हैं, एओपी के लिए क्या खास एडजस्टमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट की, सैलरी की, वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक, और अब फर्म के लिए ऐसा ही है, फ्यूचर में आएगा ही 40 स्मॉल बी। अब सर फाइनली एओपी की टोटल इनकम निकल चुकी है, अब उसके मेंबर्स कौन हैं? सर एओपी की टोटल इनकम पर अब हमें टैक्स कंप्यूट करना है, टोटल इनकम पर अब हमें टैक्स कंप्यूट करना है। तब इसके मेंबर कौन है, मेंबर का शेयर क्या है, मालूम है या नहीं, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, उन सब पर टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी। सर एक तो मेंबर खाली इंडिविजुअल है क्या, या मेंबर में पार्टनरशिप फर्म भी है, मेंबर में डोमेस्टिक कंपनी है क्या, और एक होता है मेंबर में फॉरेन कंपनी है। एओपी के मेंबर्स कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल तो उसका टैक्स रेट अलग है, मेंबर में फर्म एलएलपी कंपनी है तो उसका टैक्स रेट अलग है, फॉरेन कंपनी है तो उसका टैक्स रेट और भी अलग है। और फिर जो मेंबर है ए बी या ए बी सी या ए लिमिटेड ए, उनके हमें शेयर, प्रॉफिट शेयर, एओपी से जो प्रॉफिट बटेगा मेंबर्स के बीच में, क्या वो शेयर्स डेफिनेट है, मालूम है? जैसे 50-50% की ज्वाइंट वेंचर है हमारी एओपी में, एओपी का जो शेयरिंग है 50% मेरा, 50% आपका, मालूम है तो टैक्स रेट अलग है, नहीं मालूम है तो टैक्स रेट अलग है। क्वेश्चन में ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। टोटल 6 कैटेगरीज हैं इसकी, ए बी सी डी ई एफ। अब ए में कब जाएंगे, बी में कब जाएंगे, सी में कब जाएंगे, डी ई एफ में कब जाएंगे उसके बाद टैक्स रेट कौन सा लगेगा, स्लैब रेट लगेगा या फ्लैट रेट लगेगा, उन सब का डिस्कशन करना है। 6 बॉक्सेस आपके सामने मैंने ए बी सी डी ई एफ दिया, और आपके नोट्स में भी 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं। टैक्स रेट सेक्शन 167B, ये सेक्शन है, स्पेशल सेक्शन है, किसके लिए? एओपी के लिए। सेक्शन कौन सा? 167B, जो टैक्स रेट देता है। एओपी के अपने टैक्स रेट्स हैं जो डायरेक्ट सेक्शन में लिखे हुए हैं। 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सिर्फ एक जगह मैंने पहले भी बोला है टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में, जो इंडिविजुअल वाला स्लैब रेट है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 5%, फिर 20, फिर 30, वो सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल है, पहले बॉक्स में। कब? जब हम ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, ये सारे कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई कर दें, यहां और यहां जितने भी बात लिखी हुई है वो सारे कंडीशन हम क्या करें? सेटिस्फाई कर दें। तो चलिए इस बॉक्स में वही नंबर बैठा दीजिए, ए बी सी डी, जैसे मैंने बैठाया है। नीचे जाइएगा, ए बी सी डी ऐसे करके। पढ़िए, नंबर बैठा दिए, पढ़िए कौन कौन से बॉक्स में कैसे कैसे जा रहे हैं।
सर कहता है ए बी सी जो है हमारा, इसमें आपने ए लिखा, इसमें कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, फिर यहाँ डी, ई और एफ। तो देखो सर, हमें थोड़ा सा काम ए के लिए करना है एक्स्ट्रा, बस ए के लिए थोड़ा मेहनत करना है, बाकी सब ऑलमोस्ट क्या है, ये जो कैटेगरी ए है ना, इसी में थोड़ी मेहनत है हमारी। अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूं कि आप कैटेगरी ए में फॉल करें तो मेहनत है हमारी, बाकी में कहीं भी मेहनत नहीं है एग्जाम के लिए। तो सर पहले तो ये देखना है कि शेयर ऑफ अ मेंबर्स, एओपी दे रखा है क्वेश्चन में एग्जाम में, मेंबर है ए लिमिटेड और मिस्टर ए या ए एंड बी, क्या उनके शेयर्स डेफिनेट एंड नोन है, मतलब 50% मेरा और 50% तुम्हारा, पीएसआर रेशियो क्वेश्चन में दिया मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ने एक एओपी बना रखी है जिनमें उनका शेयर्स सर्टेन है, डेफिनेट है और 50-50% है, तो आप पहले कॉलम में हो। बोला नहीं सर इनडिटरमिनेट है, अननोन है, मालूम नहीं है, नहीं दे रखा है। तो जब मेंबर के शेयर्स मालूम ही नहीं है क्या है, तो फिर सीधा जो अभी अभी एओपी की इनकम निकाले हो आप, उस पर सीधा एमएमआर रेट लगा देना, और इसके अंदर की क्या बात यहां पर लिखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या लगा देना, एमएमआर रेट। अब मैक्सिमम मार्जिन रेट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, वो सब देखेंगे। फिर यहां पे क्या कहता है, वेयर शेयर्स ऑफ अ मेंबर्स आर डिटरमिनेट एंड नोन, तो आपको कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं या 2 में फॉल कर रहे हैं या 3 में फॉल कर रहे हैं, देखना होगा। और इधर भी 1 और 2 में तो सेम ही आंसर है, एमएमआर रेट, एमएमआर रेट। एमएमआर रेट से अगर हायर भी कोई रेट है तो पहले देखना पड़ेगा एमएमआर रेट क्या होता है। से मान लो एमएमआर रेट आता है 40%, तो 40% से ऊपर का रेट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। एक पढ़ा है फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है, 30 की जगह 40, बट 40% से भी ऊपर जा सकता है एमएमआर रेट। हाँ सर जा सकता है, क्योंकि आज के दिन सरचार्ज का रेट जो है वो बढ़ा के 10 से 15, 15 से 25, 25 से 37 पे पहुंच चुका है, जिसके कारण हो सकता है कि एक इंडिविजुअल को फॉरेन कंपनी से भी ज्यादा का टैक्स रेट देना पड़ जाए। बात करेंगे इसकी, एमएमआर रेट क्या है, यहाँ क्या लेंगे, सरचार्ज और सेस के साथ लेंगे या विदाउट लेंगे, क्या कैटेगरी 3 में कोई जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, वो सब बात करेंगे सर। मतलब बेसिकली देखो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में कब जाएंगे वो हम सिर्फ 1 के लिए डिसाइड करेंगे, ए और बी के लिए डिसाइड करेंगे, डी एंड ई के लिए नहीं, क्योंकि दोनों में आंसर क्या है, सेम है, एमएमआर रेट। एग्जाम में अगर ये वाली कैटेगरी का क्वेश्चन आया, एओपी गिवन है, मेंबर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर्टेन नहीं है, तब तो एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक, और इस वाली कैटेगरी में आया तब थोड़ी मेहनत होगी। कहता है नन ऑफ द मेंबर हैव अ टैक्सेबल इनकम, 2.5 लाख से अधिक। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे, 2.5 लाख से अधिक, एक्सक्लूडिंग शेयर्स फ्रॉम एओपी और बीओआई, and none of the member is assessable a rate higher than the MMR rate। MMR रेट से ज्यादा टैक्स रेट वाला कोई मेंबर होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है सर, अगर वो हुआ तो 3rd में चले जाएंगे। सर ये लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, none of the member is taxable at a rate higher than MMR rate, यही बात यहां लिखी हुई है। तो आप बोलोगे नहीं सर एक मेंबर है जिसका टैक्स रेट MMR रेट से भी ज्यादा है, तो उसके लिए कहां चले जाओ, 3rd में चले जाओ। पहले इस टेबल को समझना होगा, इस टेबल को जैसे ही समझेंगे हमारे वही 5-6 एग्जाम्पल लिखने, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या कहता है, नन ऑफ द मेंबर्स हैव अ टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी एंड बीओआई। एओपी और बीओआई से जो हट मिला है आपको, क्या क्या मिलता है, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर, सबको हटा दो। मेंबर की पर्सनल इनकम कितनी है सर, 2 मेंबर थे, दोनों की 2 लाख 2 लाख है, तो 2.5 लाख से कम है। तो नन ऑफ द मेंबर हैव अ टैक्सेबल इनकम का मतलब है 2.5 लाख से तक या 2.5 लाख से कम, और उसमें एओपी का कोई भी नहीं मिलाना है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर एओपी का टैक्स रेट क्या होगा, वही जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट होता है। बोला सर कुछ मेंबर्स की इनकम बढ़ गई, कुछ मेंबर्स की इनकम बढ़ गई, तो फिर एओपी पर कौन सा रेट लगेगा। अच्छा देखना मेंबर की पोजीशन है, टैक्स रेट लगाना किस पे है, एओपी पे। ये जो बॉक्स के अंदर टैक्स रेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये किसके टैक्स रेट हैं, एओपी के।
और ये शेयर किसका देखना है? मेंबर का। यहां जो ज्ञान लिखा हुआ है, यहां जो लिखा है, किसका देखना है? मेंबर्स का। बोला सर यहां पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनका शेयर डेफिनेट है, सर्टेन है, मालूम है। से 3 मेंबर है, 40 30 30। 3 मेंबर है, 50 25 25, जैसे पीएसआर रेशियो होता है। के एओपी के 3 मेंबर है, मेरा प्रॉफिट शेयर रेशियो 50, तुम दोनों का 25 25। 40 30 30, 2 है 70 30, 50 50, 60 40, मालूम है। अब एओपी की इनकम को छोड़ दो, एओपी की सैलरी, बोनस, कमीशन को छोड़ दो, इंटरेस्ट को छोड़ दो। अब तुम्हारी अपनी इनकम बताओ ना, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कहीं नौकरी वोकरी करते होगे, पीजीपीपी कुछ अपना और बिजनेस करते होगे, वो इनकम कितनी है? बोला सर 2.5 लाख और उससे कम। तो फिर एओपी पे कौन सा रेट लगेगा? स्लैब रेट। यहां पर आता है जो हम लोग टैक्स कॉम्पिटिशन की क्लास में सीखते हैं कि देयर इज अ स्लैब रेट फॉर एओपी। मैंने वहां भी कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर नहीं कहा है तो। एओपी के टोटल 6 रेट्स हैं, 6 सिचुएशन ए बी सी डी ई। उसमें से सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा है जहां पर एओपी पर कौन सा रेट लगता है? स्लैब रेट। बाकी देख लीजिए, एमएमआर रेट, एमएमआर रेट, एमएमआर रेट। एमएमआर रेट से ज्यादा वाला कोई मेंबर है तो उसके हिस्से पर वो ज्यादा वाला रेट, बाकी सब पे एमएमआर रेट। और कोई ऐसा मेंबर जो एमएमआर रेट से भी ज्यादा रेट पे टैक्सेबल होता है, अगर वो है मेंबर एमएमआर रेट से भी ज्यादा रेट वाला, अब सवाल ये उठता है कि एमएमआर रेट कितना है, क्या होता है एमएमआर रेट, वो सब करेंगे डिस्कशन। 3rd नंबर में कब आएंगे? एमएमआर रेट से ज्यादा टैक्स रेट वाला कोई मेंबर है, अब इधर उस मेंबर का शेयर मालूम नहीं है, तो वही ज्यादा वाला रेट पूरे के पूरे एओपी के इनकम पर लगा देना। सर फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 टैक्स रेट्स किसके लिए हैं? एओपी की टोटल इनकम पर अप्लाई करने के लिए। कुछ डेफिनेशंस यहां दिए हुए, मैंने पहले ही बोला है कि इसमें 1 घंटे का और सेशन हमारा लगेगा।